नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह और आप देख रहे हैं द वायर का कार्यक्रम कृषि की बात। दोस्तों, अगर आप ये कार्यक्रम उत्तरी भारत से कहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं तो शायद से आप भी मेरे जैसे उस धुएं के बादलों को अपने सीने के अंदर हर एक सेकंड ले रहे हैं। वो सारा प्रदूषण जो हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये हमारे अंदर घुस रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें बीमारियां दे रहा है और हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि जितना भी पैसा भारत सरकार ने और हम लोगों ने भारत सरकार को दिया था इस पूरे के पूरे समस्या को खत्म करने के लिए, वो सारा पैसा व्यर्थ हो चुका है। और ये पैसा सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले कई साल में जितनी भी धनराशि लगी है इस समस्या, इस जो वायु प्रदूषण की जो समस्या है इसको खत्म करने के लिए, वो सारी की सारी राशि सर्वनाश हो चुकी। लेकिन अब हवा के प्रदूषण का और कृषि का क्या संबंध? टीवी ऑन करिए और सुनिए टीवी में लोग क्या कह रहे हैं। जहां देखो पंजाब के किसानों की वजह से दिल्ली में धुआं है, पंजाब के किसानों की वजह से आपके बच्चे खौंस रहे हैं, पंजाब के किसान पूरे देश को जला रहे हैं। इस प्रकार की हेडलाइनें मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन हम द वायर पे आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसी भ्रांति है जो समाज में डाली जा रही है। अगर आप तथ्यों को देखें तो ये हमें पता चल जाएगा कि पिछले कई सालों से ये जो मुद्दा है और जो पराली की जो समस्या है, पराली से सिर्फ 6% जितना भी प्रदूषण होता है उसका सिर्फ 6% पराली के कारण होता है। और पराली साल में हर समय नहीं जलाई जाती दोस्तों, पराली तभी जलाई जाती है जब खरीफ की फसल काटी जाती है और उसके पहले रबी की फसल लगाने के पहले, ये जो बहुत छोटा सा जो समय होता है 7 दिन का, 10 दिन का, कुछ जगह 15 दिन का, सिर्फ उस दौरान। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जितना भी ये उत्तरी भारत में जितना भी प्रदूषण है सब किसानों की वजह से है। दोस्तों, ये सब किसानों की वजह से नहीं है और ये मैं आपको समझाऊंगा अब। तो हमारी समस्या कब से शुरू हुई? देखिए, ऐसा तो नहीं कि पंजाब में लोग चावल खाते हैं। आप में से कई लोग पंजाब से हो सकते हैं। कई लोग जाके जब अपने किचन में देखेंगे या अपने भंडारों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें चावल बहुत कम ही डलता है। ज़्यादातर पंजाब के लोग कणक खाते हैं, मतलब गेहूं, मक्का और इस प्रकार की रोटी पे चलता है पंजाब। और साथ ही साथ हरियाणा, ये जो बेल्ट्स हैं यहाँ पे चावल की खपत बहुत कम होती है। और शहरों में तो चलिए मानिए हो भी सकती है, लेकिन जो किसान अपने खेत में चावल लगा रहा है वो उस चावल को काट के खा नहीं रहा है, वो उसको बेच रहा है। तो पंजाब और हरियाणा में तो वैसे ही चावल की प्रथा बहुत कम था। लेकिन जब आया भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके साथ आए नए बीज, दोस्तों ये बीज ऐसे थे जिनमें गेहूं भी था और चावल भी था। अब इस जो विदेशी चावल था इसमें एक नई बात थी, एक नई विशेष गुण था इसमें कि ये जो चावल के बीज थे इनको लाया गया पंजाब में और कहा गया कि पंजाब के किसानों को कि पंजाब के किसानों, अब आप अपना कणक छोड़ दो, अब आप अपना बाजरा छोड़ दो, अब आप अपना ज्वार छोड़ दो, अपनी दलहन छोड़ दो और देश के लिए चावल उगाओ। तो पंजाब के किसानों ने कहा कि हम उगा तो देंगे लेकिन हमारे लिए पानी कौन लाएगा और उसके साथ ही साथ हमारा ये चावल खरीदेगा कौन? तो सरकार ने कहा ठीक है, हम मंडियां बनाते हैं, आप आइए एमएसपी के हिसाब से बेचिए। धीरे धीरे पंजाब का एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा का पूरा पंजाब चावल एमएसपी के लिए उगाने लगा। और ये जो नया बीज आया दोस्तों, देखिए भारत के, मैं थोड़ा सा इसमें आपको और थोड़ा बीजों के बारे में समझाऊंगा कि भारत के जो पुराने परंपरागत बीज थे जो हमारे पूर्वजों से आ जा रहे हैं, वो बीज सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो बीज जानवरों के लिए भी उतने ही लाभदार गुण वाले थे। जहाँ पे हमको उसका धान का चावल हम खाते थे, उसका जो पियरा निकलता था या उसका जो भूसा निकलता था चावल से, वो जानवर खाते थे। आज भी अगर आप बासमती चावल उगा रहे हैं या कोई देसी चावल उगा रहे हैं तो आज भी उसका भूसा बाजार में जाके आप बेच सकते हैं पशु चारे की तरह। लेकिन जो केमिकल वैरायटी आई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जो आज पंजाब, मुख्य तौर से पंजाब यही प्रकार का चावल उगाता है, ये चावल का जो पराली होती है, जो उसका भूसा होता है, ये हमारे पशु जानवर नहीं खा सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे पंजाब में इस नए बीज की खेती होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो इस चलन में, आग लगाने के चलन में जुड़ने लगा। अब इसमें भारत सरकार का भी कुछ योगदान तो ज़रूर है, क्योंकि भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज़ ने
जाके पंजाबी किसानों को बोला कि अब आप अपने पशु को तो खिला नहीं सकते ये चारा, तो इसको ऐसा करो, माचिस लो और जला दो। और तब से शुरू हुई है पराली जलाने की प्रथा। अब जैसे जैसे पराली तो कई समय से जल रही है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पिछले 30, 40, 50 साल से ही न जल रही हो पराली, लेकिन कभी पराली ने दिल्ली की हवा को और वायुमंडल को इतना ज़्यादा खराब नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लोग भूल जाते हैं कि अगर आप पिछले 50 साल में पराली जलने का रेशियो देखें और कितनी मात्रा में पराली जलाई जा रही है, और उसके साथ साथ देखें कि दिल्ली में, और दिल्ली में जब मैं दिल्ली कहता हूं तो मैं गुड़गांव, नोएडा, जो दिल्ली का जो एनसीआर रीजन है, मैं उसको पूरा देश की राजधानी समझता हूं। तो इस पूरे क्षेत्र में कितनी सारी गाड़ियां बढ़ी हैं, कितनी सारे उद्योग बढ़े हैं, कितनी सारी इंडस्ट्रियां आई हैं। अगर आप बस इन 2 आंकड़ों को देख लें तो आपको साफ साफ ये पता चल जाएगा कि ये जो धुआं है ये किसानों की गलती नहीं, बल्कि मतलब किसानों की गलती है इसमें, लेकिन 6% गलती है। लेकिन जो मुख्य रूप में जो गलतियां हैं वो हमारे इंजनों से आती है, हमारी गाड़ियों से आती है, हमारी फैक्ट्रियों से आती है। अब क्योंकि दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है। अब किसान जो पराली का धुआं होता है दोस्तों वो दिखता है, क्योंकि वो जो है इतना सूक्ष्म नहीं होता। लेकिन जो धुआं आपके इंडस्ट्री से निकलता है, जो धुआं आपकी गाड़ियों से निकलता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये सारे बड़े सूक्ष्म धुएं हैं जो आंखों को नहीं दिखते, लेकिन हमारे लिए उतने ही हानिकारक हैं, उतने ही खतरनाक हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पराली के धुएं से कहीं ज़्यादा खतरनाक है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है। सो दोस्तों मुख्य रीजन, सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है, पहले तो आपने दिमाग में बांध के रख लीजिए, और चाहे आप मेरी बात न माने, आप खुद से ये रिसर्च कर सकते हैं, खुद से गूगल पे जा सकते हैं, खुद से दूसरे साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण का समस्या है और जो उत्तरी भारत की जो प्रदूषण की समस्या है, ये पराली की समस्या नहीं, ये गाड़ियों की और उद्योगों की समस्या है। अब इस पे जब चर्चा हो ही चुकी है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर ये सब लोग किसान को गालियां क्यों दे रहे हैं? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है कि आखिरकार अगर किसान की गलती नहीं तो किसान को सारा का सारा गाली क्यों दिया जा रहा है? तो दोस्तों यहां पे मैं कहता हूं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्री को तो गाली दे नहीं सकते, क्योंकि फिर बड़े बड़े नामी दान प्रसाद कौन देगा? आप गाड़ियों को तो गाली दे नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी अगर ठप हो गई तो हमारा खाना कैसे आएगा? पूरा देश बंद हो जाएगा। तो आखिर में, और ना ही हम नेता लोगों को गाली दे सकते हैं, तो बचा कौन? बचा हमारे भोले किसान, हमारे अन्नदाता, जो एक तो दिन से लेकर रात तक 6 महीने मेहनत करते हैं, और जब अपनी फसल काट के उनको जाके घर पे दिवाली मनानी चाहिए, उस समय उनको पूरे देश की प्रताड़ना मिलती है। तो दोस्तों ये, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ईजी टारगेट हैं, या बलि का बकरा इनको बना के आगे पेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी वायुमंडल की जो समस्या है इस समय, जो एयर प्रदूषण जिसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहा जाता है, इसका ये पूरा का पूरा किस्सा है। अब हम सिर्फ आपको किस्सा या समस्या ही बताने नहीं आए वायर में, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समस्या को कितनी आसानी से सुलझाया भी जा सकता है। और कई ऐसे सारे समाधान हैं जिसको अगर सरकारें सुने, जिसको अगर उद्योग के लोग सुने, जिसको अगर पॉलिसी वाले जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं, वो सुने, तो अगले 1 या 2 साल में हम पूरी की पूरी समस्या को, कम से कम जो पराली की समस्या है, उसे बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। और समाधानों में सबसे पहला जो समाधान है मेरे हिसाब से वो ये है कि हमें किसानों को पर एकड़ 2500 रुपये पंजाब के किसानों को देना चाहिए कि वो अपनी पराली को बिना जलाए प्राकृतिक रूप में, चाहे उसे मल्चिंग करके, चाहे उसका बायोचार बना के, चाहे उसको भूसा बना के, उसको किसी तरह से ख़त्म करें। और ये 2500 हर किसान के अकाउंट में जाना चाहिए, और जो ब्लॉक ऑफिसर हैं उसको जो है जाके चेक करना चाहिए कि क्या इसको जलाया गया है और या नहीं जलाया गया है। हर किसान, आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसान इस्तेमाल करता है, अपना मोटा मोटा माना जाता है कि 2 टन निकलता है एक एकड़ से पराली, तो पूरा का पूरा 2 टन जाके किसी सरकारी अफसर में, या फिर ऐसी नई मंडियां बनाई जा सकती हैं पंजाब में, जहां पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो है कि उसकी घोषणा करे, और जो लोग इस जो है पराली से अपने नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे बायोचार की इंडस्ट्री हुई, मशरूम वाले लोग हो जो मशरूम उगाते हैं, या फिर जो मल्चिंग करते हैं, या फिर जो आपके सस्टेनेबल नए टाइप की पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, इन सबको जो है इंडस्ट्रीज़ को वहाँ लाने की ज़रूरत है। जैसे कि जो खेती का जो
वेस्ट प्रोडक्ट है या खेती से जो निकला हुआ जो कचरा है वो किसी और के लिए सोने के रूप में बन सके। तो दोस्तों ये तो सबसे पहले के 2 कदम थे कि पहले तो आपको 2500 रुपये हर किसान को देना चाहिए, जैसे कि वो उसको जलाए ना। और इसको जो है आप पराली की जो अभी जो उसकी जो नकारता है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमें वापस किसान को ही बताना पड़ेगा कि इस पराली में भी आपको धन मिलेगा, इसमें भी आपका फ़ायदा है, न जलाने में इसका आपका फ़ायदा है। हमें किसानों को दोस्तों ये कोई लोन या सब्सिडी नहीं है, ये वही पैसा है जो आप और हम अपने अपने एयर प्योरीफायर जब खरीदते हैं 40,000 का और 4,000 का फिल्टर लगाते हैं, तो ये वही पैसा है जो हम बेफालतू में हमें खर्च करना पड़ रहा है। क्या भारत सरकार, जिसके पास वैसे ही इतना पैसा है हम लोगों का, क्या उसमें से थोड़ी धनराशि वो किसानों को नहीं दे सकता है? मैं आपको बताऊं, और काफ़ी सारे मेरे जो इतने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग शायद से सुन के दंग रह जाएंगे कि भारत सरकार ने जो नेशनल क्लीनर प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें से कई सारा धनराशि जो है भारत सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं की, और वो पैसा वापस से जाके मंत्रालयों को वापस दिया गया कि इस पैसा को हम नहीं खर्च कर पाए। और यहाँ पे जो है आदमी, दिल्ली का आदमी, दिल्ली की औरत, दिल्ली के आसपास के उत्तर भारतीय जितने भी लोग हैं इस देश में, उत्तर भारत में रह रहे हैं, वो सब खांस के मरे जा रहे हैं। और भारत सरकार को जो पैसा मिला था इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, वो पैसा उन्होंने पूरा खर्च भी नहीं किया। सो दोस्तों ये समस्या है। मेरा ये मानना है कि एक नई चीज़ है जिसको कहते हैं बायोचार। बायोचार का मतलब है दोस्तों कि किस प्रकार से पराली को काट के उसको कम से कम ऑक्सीजन में उसको जलाया जाए। जैसे कि क्या होता है इससे कि इसके जो बाकी चीज़ें हैं वो जल जाती हैं, और ये मिट्टी में डालने के लिए बहुत ही ताकतवर तत्व बन जाता है। और जब ये तत्व मिट्टी में डाला जाता है तो इससे पानी मिट्टी में ज़्यादा रुकता है, इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, और साथ साथ जब आप इसमें चीज़ें डालें, जैसे फर्टिलाइज़र डाला आपने, खाद डाली इसमें, तो उसके जो गुण हैं वो भी मिट्टी में बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। तो दोस्तों बायोचार एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि पंजाब को जिसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। इसी के साथ साथ दोस्त, अगर आप मशरूम कल्टीवेशन की बात करें, या जो मशरूम उगाने की चीज़ होती है, तो ये जो पराली है, पराली पे बहुत अच्छे टाइप के मशरूम भी उगाए जा सकते हैं। एक ऐसे मशरूम आते हैं कुकुरमुत्ते, जो चावल के उस पे उगते हैं, जो चावल की पराली पे बहुत बढ़िया से उगते हैं। तो क्यों ना काट के हम पंजाब में, हरियाणा में ये कुकुरमुत्तों का उद्योग आगे बढ़ाएं, मशरूम कल्टीवेशन आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे भारत के किसानों को और ये पराली की समस्या बहुत अच्छे से सुधारी जा सकती है। अब देखिए, एक और बहुत बड़ा सुझाव है कि भारत में चाहे लोग इतनी बड़ी बात करते हैं कि परंपरागत खेती को वापस लाना चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल कम इस्तेमाल करना चाहिए, पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कभी कोई किसान को ये नहीं कहता कि ये दो, हम तुम्हारी जो आय है वो कम ना हो, इसलिए हम तुम्हें इतना पैसा अलग से देते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, यूरोप में होता है, लेकिन तुम अब से जैविक खेती करो, तुम अब से प्राकृतिक खेती करो। दोस्तों, अगर एक बार पंजाब का किसान वापस से प्राकृतिक खेती की ओर आया तो पराली की समस्या ही खत्म हो जाएगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न जब वो बीज उगाएगा जिसकी पराली जलाने की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो अपने आप ही पराली की समस्या खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर पंजाब में जैविक खेती आई तो वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ का जो पोषण है, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये एक और बड़ा सीधा कदम है जिसके द्वारा ये किया जा सकता है। मैं वापस से आऊँगा एमएसपी के पॉइंट पे। मैं कहूँगा कि अगर भारत सरकार ऐसी मंडियाँ निर्धारित कर दे, जो भी पंजाब में चावल उगाने वाले इलाके हैं, वहाँ पे हरियाणा में जो चावल उगाने वाले इलाके हैं, जो उत्तर प्रदेश में चावल उगाने वाले इलाके हैं, वहाँ पे क्या ऐसी मंडियाँ नहीं बन सकती जिनसे जुड़े हुए उद्योग हैं, और इन उद्योगों को मैं कहता हूँ कि फ़ायदा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किसान को फ़ायदा देना चाहिए, इस देश के हम सब वासी हैं और भारत सरकार को हम सबकी मदद करनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, यही कहा था ना शायद से हमारे भारत सरकार के कुछ लोगों ने। तो इसी बात को आगे चलते हुए हमें उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, जो बायोचार के उद्योग हों, जो इस सारे के सारे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर सकें, उसे सरकारी भंडारण में डालना चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनको अगर भारत सरकार उठाए तो बड़ी जल्द ही, मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार ने पंजाब के किसानों को 5 साल तक के लिए एमएसपी दिया पराली पे, और साथ ही साथ जैविक खेती पे आगे बढ़ने के लिए, मुझे लगता है कि पंजाब की तो काया पलट हो ही जाएगी, लेकिन जो पराली की समस्या है ये जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, ये कोई बहुत ही बड़े रॉकेट साइंस वाले स्टेप नहीं है। जैसे कि हैप्पी सीडर एक कदम था जो भारत सरकार ने उठाया था, और इसमें जितनी भी पूंजी गई, ये आज 5 साल के बाद ये पूरी की पूरी बात सत्य हो चुकी है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो चुका है। इन मशीनों ने पराली की समस्या को नहीं रोक पाया है। इसमें जो कदम उठाए भारत सरकार ने,
वो किसानों के लिए हित में नहीं थे, इसीलिए किसानों ने उन कदमों को उठाए नहीं। हमने जो सुझाव दिए हैं ये सारी चीज़ें समझने के बाद दिए हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर एमएसपी दिया जाए, मल्चिंग बढ़ाया जाए, बायोचार की बात की जाए और साथ साथ जो है जैविक खेती के लिए एक एमएसपी दिया जाए, नई मंडियां बनाई जाएं जहां पे ये पराली बिक सके, नए तरह के जो उद्योग हैं जो इन मंडियों से जुड़े होने चाहिए, अगर ये कुछ कदम भारत सरकार उठाए तो मेरा ये मानना है कि 5 साल के अंदर अंदर पराली क्या, हम भारत की कई सारी और समस्याएं भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कृषि की बात। अगर आपके कुछ और सवाल हों, चाहे वो पराली के हों या फिर स्टबल बर्निंग या फिर क्यों हो रहा है आखिरकार इतना ज़्यादा दिल्ली और उत्तर भारत में धुआं ही धुआं, मैं कहूँगा कि आप मेरी बात तो सुने ही, और अगर मेरी बात पसंद ना आए तो खुद की रिसर्च करें, खुद आप जानें, खुद किसान से बात करके देखें कि क्या है इस समस्या का समाधान। शायद से आप और मैं अंत में एक ही बात कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। द वायर आपके लिए कई और कार्यक्रम ला रहा है बहुत जल्द। शुक्रिया।